हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूपीएससी आईक्यू टैब। आज की इस वीडियो के अंदर वी आर गोइंग टू डिस्कस द हिंदू का न्यूज़पेपर डिस्कशन फॉर 17th जुलाई। नाउ फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, वी नीड टू अंडरस्टैंड कि कल जम्मू एंड कश्मीर में फिर से एंटी टेररिस्ट ऑपरेशंस हुए हैं, जिसके अंदर फिर से एक बार 4 इंडियन आर्मी पर्सनल्स मारे गए हैं। ये कहाँ पर हुआ है? डोडा डिस्ट्रिक्ट के अंदर हुआ है। और जैसा हमने कुछ दिनों पहले भी डिस्कस किया था कि देखो स्टार्टिंग में क्या हुआ करता था, जम्मू कश्मीर का अगर आप ये मैप देखोगे तो दिस पर्टिकुलर पार्ट जो है ना, ये वाला पार्ट कश्मीर के आसपास का है। नाउ कश्मीर से जो धीरे धीरे टेररिज्म है वो शिफ्ट हुआ है जम्मू की तरफ, ठीक है। सो पिछले कुछ सालों में देखा गया है कि जम्मू की तरफ जो टेररिस्ट एक्टिविटीज़ हैं वो इंक्रीज़ हो रही है, और जो कश्मीर वैली है जहाँ पर हमने बहुत सारे एक्शंस लिए हैं टेररिज्म को रिड्यूस करने के लिए, वहाँ पर कंपैरेटिवली जो अटैक्स हैं वो रिड्यूस हो गए हैं, राइट। सो आई होप यू अंडरस्टूड दिस पर्टिकुलर थिंग कि एक शिफ्ट देखा गया है टेररिस्ट एक्टिविटीज़ में फ्रॉम कश्मीर वैलीज टू जम्मू इन द लास्ट फ्यू ईयर्स। नाउ प्रॉब्लम्स क्या क्या है? सबसे पहली चीज़ तो ध्यान रखिएगा, पिछले कुछ सालों में जब कश्मीर वैली के अंदर बहुत सारे टेररिस्ट एक्टिविटीज़ हो रहे थे तो हमने क्या किया, इंडियन आर्मी ने अपने बहुत सारे ट्रुप्स को कश्मीर वैली की तरफ शिफ्ट कर दिया। उसके कारण जम्मू के एरिया में, इस पर्टिकुलर एरिया में अगर आप देखोगे, ये जो एरिया है यहाँ पे नंबर ऑफ ट्रुप्स हमारे पास काफ़ी कम है, काफ़ी रिड्यूस हो गए हैं। तो पहली चीज़ तो ये हो गई कि हमारे नंबर ऑफ सिक्योरिटी फोर्सेस जो इस रीजन के अंदर है वो काफ़ी ज़्यादा रिड्यूस्ड है, ज़्यादा लोग नहीं हैं वहाँ पर। और सेकेंड चीज़ जो है भी, उनके पास प्रॉपर ग्राउंड इंटेलिजेंस नहीं है। सो हमारे पास अनक्रेडिबल ग्राउंड इंटेलिजेंस जो है, इसके कारण काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स यहाँ पर हो रही है। इसके अलावा रिसेंटली ये पाया गया है कि जो टेररिस्ट है ना, वो चाइनीज़ मेड कम्युनिकेशन इक्विपमेंट का इस्तेमाल कर रहे हैं। और आप जानते हैं कि जो चाइनीज़ मेड इक्विपमेंट्स होते हैं वो भले ही शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए काम करते हैं, लेकिन वो काफ़ी हाईली एडवांस्ड होते हैं। तो इसी चीज़ के कारण उनका इंटरसेप्शन काफ़ी डिफिकल्ट हो गया है, और उसको हम इंटरसेप्ट नहीं कर पा रहे हैं, जिसके कारण हमारे पास कोई भी प्रॉपर इंटेलिजेंस नहीं आ पा रही है, ठीक है। सो उम्मीद करता हूँ ये पर्टिकुलर न्यूज़ आपको समझ आ गया है कि हमारे 4 जवान जो है एंड ऑफिसर्स जो हैं वो यहाँ पर मार्टियर हो गए हैं, शहीद हो गए हैं एक एंटी टेररिस्ट ऑपरेशन के अंदर। और ये किस रीजन के अंदर हुआ है? तो देखो, एक डोडा डिस्ट्रिक्ट है ये वाला पार्ट, अगर देखोगे तो दिस इज़ द डोडा डिस्ट्रिक्ट। ये पर्टिकुलर जो आप मैप देख रहे हो जम्मू कश्मीर का मैप है, जहाँ पर ये वाला पार्ट जम्मू है, ठीक है। सो उम्मीद करता हूँ ये पर्टिकुलर चीज़ आपको प्रॉपर्ली समझ आ गई। मूविंग अहेड, एक और न्यूज़ आइटम था जहाँ पर अन्ना यूतू के बारे में बात किया गया था। अन्ना यूतू क्या है? देखो, अन्ना यूतू का जो एग्जैक्ट मीनिंग है उसका मतलब होता है फीडिंग ऑफ एलिफेंट्स, मतलब एलिफेंट्स को कुछ खिलाना। तो ये पर्टिकुलर एक टाइप का ट्रेडिशनल इवेंट है जो कि केरला के वादाकुनाथन टेम्पल में मनाया जाता है। सो ध्यान रखिएगा, वादाकुनाथन टेम्पल कहाँ पर है? पहली चीज़ तो केरला के अंदर प्रेजेंट है। सेकंड, अन्ना यूतू जो टर्म है उसका मतलब है फीडिंग ऑफ एलिफेंट्स, यानी कि एलिफेंट्स को कुछ खिलाया जाता है केरला के इस पर्टिकुलर टेम्पल के अंदर। ये क्या रिफ्लेक्ट करता है? ये रिफ्लेक्ट करता है कम्युनल हार्मनी को, कलेक्टिव पार्टिसिपेशन को, जहाँ पर सारे के सारे लोग साथ में आते हैं और अपने ट्रेडिशन को, अपने हेरिटेज को प्रॉपर्ली आकर सेलिब्रेट करते हैं। तो अगर आप ध्यान दीजिए तो अगर हम एलिफेंट्स को खिला रहे हैं, इसका मतलब क्या है कि एलिफेंट्स का यहाँ पर प्रॉपर केयरिंग भी होती है, राइट। उनके प्रोटेक्शन के लिए, उनके ह्यूमेन ट्रीटमेंट के लिए काफ़ी सारे एक्शंस लिए जाते हैं वादाकुनाथन टेम्पल के अंदर। तो यूपीएससी यहाँ पर एक इनडायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सकता है कि वादाकुनाथन टेम्पल क्या एलिफेंट से रिलेटेड है या फिर नहीं रिलेटेड है, राइट। इसके अलावा आप मेंस के अंदर भी जहाँ पर एनिमल वेलफेयर की बात आएगी वहाँ पर इस पर्टिकुलर एग्जाम्पल को कोट कर सकते हैं। मूविंग अहेड, नाउ एक सिमिलर सा टॉपिक है। केरला में एलिफेंट की पॉपुलेशन जो है लगातार रिड्यूस हो रही है। देखो, यहाँ हमने देखा कि केरला का एक टेम्पल है वादाकुनाथन टेम्पल, जहाँ पर एलिफेंट्स को काफ़ी ज़्यादा पूजा किया जाता है, उनको खिलाया जाता है और उनके साथ अपने ट्रेडिशन को मनाया जाता है। बट अगले ही न्यूज़ में हम क्या देखते हैं कि केरला के अंदर जो ओवरऑल एलिफेंट पॉपुलेशन है वो रिड्यूस हो गया है यहाँ पर। सो बेसिकली कॉन्टेक्स्ट ये है कि केरला के अंदर एक एलिफेंट का सर्वे किया गया है, जिसके तहत ये पाया गया है कि लास्ट ईयर यानी कि 2023 में टोटल नंबर ऑफ एलिफेंट जो केरला के अंदर थे दैट वाज 1920, बट इस साल वो रिड्यूस होकर 1793 पे आ गए हैं। सो दैट मीन्स व्हाट? इसका मतलब है राइट नाउ एलिफेंट की डेंसिटी जो है वो पर स्क्वायर किलोमीटर सिर्फ 0.19 की रह गई है केरला के अंदर। वंस अगेन आप इसको एनिमल वेलफेयर के क्वेश्चन के अंदर मेंशन कर सकते हैं कि केरला के अंदर लगातार एनिमल्स की जो पॉपुलेशन है, स्पेशली जो एलिफेंट्स की पॉपुलेशन है, वो लगातार रिड्यूस होती जा रही है। रीजंस का क्या है? तो जो वहाँ के फॉरेस्ट गार्ड्स हैं उन्होंने बताया है कि पहले तो केरला में एक्सट्रीम ड्राई पीरियड्स आए थे, मतलब काफ़ी दिनों तक कोई बारिश नहीं हुई, किसी भी टाइप का कोई भी रेनफॉल वगैरह नहीं था, उसके कारण ड्राई पीरियड्स बहुत प्रोलॉन्ग हो गए। नो एलिफेंट्स नॉर्मली एक मॉडरेट कंडीशन में रहते हैं जहाँ पर ऑल्टरनेटिव रेनफॉल एंड ड्राई पीरियड रहता है, बट यहाँ पर ड्राई पीरियड बहुत लंबा चल गया। सेकंड, जब उसके बाद ड्राई पीरियड खत्म हुआ तो उसके बाद जो समर रेन्स आए, अभी जो मॉनसूनल रेन्स आए हैं वो बहुत ज़्यादा इरेटिक है, मतलब उसको आप प्रिडिक्ट नहीं कर पा रहे हैं कितनी देर तक बारिश आएगी। उसके कारण क्या हो रहा है, वहाँ पर बारिश इतनी ज़्यादा बढ़ जा रही है, इसके कारण वहाँ पर प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो गई है, ठीक है। सो उम्मीद करता हूँ आप ये चीज़ समझ पा रहे हैं। बहुत ज़्यादा समर रेनफॉल्स होने के कारण क्या है, एलिफेंट्स वहाँ पर पानी के अंदर ड्राउनिंग हो रही है, पानी के अंदर डूब जा रहे हैं,
और बहुत सारे एलिफेंट्स उन पानी से बचने के लिए जो माइग्रेट कर रहे हैं, माइग्रेशन में वो व्हीकल से टकरा रहे हैं, राइट। अलग अलग तरीके की प्रॉब्लम्स उनको फेस करनी पड़ रही है, क्लाइमेट चेंज हो जा रहा है, हैबिटेट चेंज हो जा रहा है, उसके कारण बहुत सारे एलिफेंट्स की यहाँ पर डेथ होती हुई देखी गई है। अगर आप स्पेसिफिक ट्रेंड्स को समझना चाहते हैं तो यहाँ पर दो मेन एलिफेंट रिजर्व्स हैं, एक वायनाड के अंदर है और एक अनामुदी के अंदर है। ये दोनों ही केरला के अंदर प्रेजेंट है। सो वायनाड एलिफेंट रिजर्व एंड अनामुदी एलिफेंट रिजर्व, दोनों में ही एलिफेंट का पॉपुलेशन काफ़ी ज़्यादा रिड्यूस हो गया है। इसके अलावा पेरियार एलिफेंट रिजर्व और नीलांबूर एलिफेंट रिजर्व, ये दो ऐसे एलिफेंट रिजर्व है जहाँ पर पॉपुलेशन काफ़ी ज़्यादा स्टेबल है अभी भी, मतलब यहाँ पे नंबर ऑफ एलिफेंट ज़्यादा रिड्यूस नहीं हुए हैं। बट अगर आप वायनाड और अनामुदी की बात करें तो यहाँ पे नंबर ऑफ एलिफेंट्स काफ़ी ज़्यादा रिड्यूस हो गए हैं। मूविंग अहेड, अब हम बात करते हैं चांदीपुरा वायरस के बारे में। तो चांदीपुरा वायरस एक बार फिर से इंडिया में सरफेस हो रहा है। ये बेसिकली सैंड फ्लाइज के थ्रू फैलता है, ठीक है। तो इतना ध्यान रखिएगा, सैंड फ्लाइज के थ्रू कौन सा वायरस फैलता है, सो इट इज चांदीपुरा वायरस। इसके अलावा अभी पिछले कुछ महीनों में और कुछ सालों में चांदीपुरा वायरस फिर से एक बार अटेंशन में आ रहा है। क्यों? बिकॉज ऐसा देखा जा रहा है जिस एरिया में चांदीपुरा वायरस फैल रहा है ना, वहाँ पर अक्यूट एंसेफेलाइटिस की बीमारी फैल रही है। स्पेशली इंडिया के अंदर अक्यूट एंसेफेलाइटिस वहाँ फैल रहा है जहाँ पे चांदीपुरा वायरस फैल रहा है। इसका मतलब क्या है, चांदीपुरा वायरस का कोई ना कोई कनेक्शन क्रिएट हो रहा है यहाँ पर अक्यूट एंसेफेलाइटिस के साथ में। नाउ टॉकिंग अबाउट दिस वायरस, ये एक टाइप का आरएनए वायरस है जो कि न्यूरोलॉजिकल इलनेस कॉज कर सकता है, मतलब आपके दिमाग के साथ प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, और ये स्पेशली चिल्ड्रंस को डायरेक्टली अफेक्ट करता है। अगर हम सिम्टम्स की बात करें तो ऑब्वियसली स्टार्टिंग सिम्टम्स बहुत ही नॉर्मल होते हैं, पर धीरे धीरे वो इंक्रीज होकर हाई फीवर की तरफ जा सकते हैं। इसके अलावा ऑल्टर्ड मेंटल स्टेटस, मतलब सोचने समझने की शक्ति जो है वो यहाँ पर चेंज हो जाती है, मतलब प्रॉपर्ली हम सोच नहीं पाते, सीजर्स आने लगते हैं, मतलब चक्कर आने लगते हैं, आप दौरे पड़ने लगते हैं। फिर इंसेफेलाइटिस, जैसा हमने बात की थी, इंसेफेलाइटिस यहाँ पर डायरेक्टली कॉज कर रहा है चांदीपुरा वायरस। इसके अलावा अगर आप बात करें तो देखो, अगर किसी पर्टिकुलर पर्सन को, किसी बच्चे को अगर ये डिजीज़ होती है तो डिजीज़ का प्रोग्रेशन बहुत फास्ट है, मतलब फ्रॉम नो सिम्टम्स टू डायरेक्टली ये मेंटल सीजर्स तक पहुंच जाता है, बहुत फास्ट ये प्रोग्रेस करता है, जिसके कारण मोर्टेलिटी रेट्स यहाँ पर बहुत ज़्यादा हाई हैं, मतलब लोगों की डेथ बहुत ज़्यादा होती है इस चीज़ के कारण। और रिसेंटली भी यहाँ पर 2 डेथ देखी गई है इंडिया के अंदर, ठीक है। आउटब्रेक की बात करें तो ध्यान रखिएगा, सेंट्रल इंडिया और सदर्न इंडिया में सबसे ज़्यादा आउटब्रेक चांदीपुरा वायरस के देखे गए हैं। और सबसे पहली बार कहाँ आइडेंटिफाई किया गया था इसको, इट वॉज इन चांदीपुरा डिस्ट्रिक्ट ऑफ महाराष्ट्र। 1965 में इसको पहली बार यहाँ पर आइडेंटिफाई किया गया था। अगर हम वैक्सीन की बात करें तो अभी तक हमारे पास कोई भी वैक्सीन अवेलेबल नहीं है, कोई भी हमारे पास एंटीवायरल ट्रीटमेंट नहीं है। देखो एंटीवायरल क्यों, बिकॉज ये वायरस है, सो वायरस से फाइट करने के लिए हम एंटीवायरस ही ट्रीट करेंगे, राइट। तो हमारे पास कोई स्पेसिफिक एंटीवायरस नहीं है, हमारे पास कोई वैक्सीन नहीं है। हम क्या कर सकते हैं, हम सिर्फ और सिर्फ सपोर्टिव केयर प्रोवाइड कर सकते हैं पेशेंट्स को, मतलब जो पेशेंट है उसको हम सपोर्ट कर सकते हैं, उसको हम अलग अलग तरीके से हेल्दी रखने की कोशिश कर सकते हैं, जो भी सिम्टम्स है उस सिम्टम्स को सॉल्व करने की कोशिश कर सकते हैं। देखो जैसे अगर मान लो किसी को हाई फीवर होता है तो हम फीवर सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, ना कि हम इस पर्टिकुलर वायरस को, बिकॉज इस पर्टिकुलर वायरस का हमारे पास कोई इलाज नहीं है राइट नाउ। सो ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको ये चीज़ प्रॉपर्ली समझ आ गई। मूविंग अहेड, अब हम बात करते हैं लूका के बारे में। व्हाट इज़ लूका? लूका का फुल फॉर्म है लास्ट यूनिवर्सल कॉमन एंसेस्टर। तो देखो क्या है ये, सबसे पहले समझो, जो अर्थ का जो ओरिजिन ऑफ लाइफ है ना, वो चीज़ एक काफ़ी कॉन्टेस्टेड चीज़ रही है। एग्जैक्टली लाइफ का ओरिजिन किस तरीके से हुआ है, इसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा डिस्प्यूट चल रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट थ्योरीज है इस चीज़ के ऊपर। हमें एग्जैक्टली नहीं पता कि अर्थ के ऊपर लाइफ कैसे स्टार्ट हुई है। साइंटिस्ट का ये मानना है कि जियोलॉजिकल, क्लाइमेटिक, कुछ केमिकल प्रोसेस, ये सब का कॉम्बिनेशन हुआ होगा, तभी जाकर इंडिया में जो हमारा अर्थ है वहाँ पर लाइफ के बिल्डिंग ब्लॉक्स बनने स्टार्ट हुए होंगे। तो एक चीज़ तो हम डेफिनेटली जानते हैं कि जो लाइफ स्टार्ट हुआ होगा वो सेल से स्टार्ट हुआ होगा। सेल्स जो है वो टिश्यूज़ में कन्वर्ट हुए होंगे, टिश्यूज़ यहाँ पर मसल्स में कन्वर्ट हुए होंगे, और तब जाकर यहाँ पर डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स फॉर्म होने स्टार्ट हुए होंगे। इतना हम जानते हैं कि सेल से यहाँ पर जो बेसिकली जितनी भी चीज़ें हैं वो सब स्टार्ट हुई होंगी। अब देखो, इनमें से एक थ्योरी जो है, एक हाइपोथेसिस है, वो ये बोलती है कि कुछ सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, सबसे पहले वो बने हैं। वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स धीरे धीरे अर्थ के कंडीशंस में अडेप्ट हुए हैं, और वो धीरे धीरे अडेप्ट होकर के पहला सेल फॉर्म करते हैं, राइट। तो उसी पहले सेल को हमने, साइंटिस्ट ने जो नाम दिया है वो नाम है लूका। सो लूका क्या है? लास्ट यूनिवर्सल कॉमन एंसेस्टर। देखो लूका की बात करें, इसको माना जाता है कि एक हाइपोथेटिकली कॉमन एंसेस्टर ऑफ ऑल द लाइफ ऑन द अर्थ। अर्थ पर डिफरेंट टाइप की लाइफ फॉर्म्स हैं, बीट एनिमल्स, बीट बैक्टीरियाज, वायरसेस, ह्यूमंस, अलग अलग टाइप के लाइफ फॉर्म्स अर्थ के ऊपर प्रेजेंट है। उन सब का एक कॉमन एंसेस्टर जो है वो माना जाता है लूका को, ठीक है। सो लूका क्या है? एक टाइप का सेल है, मतलब एक प्रिमिटिव सेल है। तो ध्यान रखिएगा, हमारे पास लूका की कोई भी फिजिकल एविडेंस नहीं है, ये एक हाइपोथेटिकल कंसेप्ट है। नाउ माना जाता है कि जो लूका है वो पहली बार 4.2 बिलियन ईयर्स अगो इस टाइम ये फॉर्म हुआ था,
अब माना जाता है कि उसका जीनोम बहुत ही छोटा सा है, मतलब बहुत ज़्यादा कोई वेरिएशंस नहीं है उसके जीनोम में। इसका मतलब क्या है, उस टाइम तक सेल डिफरेंशिएशन स्टार्ट नहीं हुआ था हमारे ह्यूमन से या फिर किसी भी टाइप के लाइफ फॉर्म्स में। एक बहुत ही सिंपल सा जीनोम है जो कि एक यूनिक एनवायरमेंटल निश में रह सकता था, मतलब एक टाइप के एक स्पेसिफिक टाइप के हैबिटेट में रह सकता था। अगर उसका आप हैबिटेट चेंज कर देते तो लूका सर्वाइव नहीं कर पाता। ये क्या शो करता है, ये शो करता है कि लूका को उस टाइम जो कैपेबिलिटीज़ थी, मतलब अडाप्ट करने की जो कैपेबिलिटीज़ थी वो उतना स्ट्रांग नहीं थी। ये सब मिलाकर के क्या शो करती है कि लूका हमारा वन ऑफ द फर्स्ट सेल्स हो सकता है, मतलब सबसे पहले सेल्स में से एक हो सकता है। अगर आप मॉडर्न जीनोम्स की बात करें, एनिमल्स की, बर्ड्स की, इंसेक्ट्स की, ह्यूमंस की, तो इनमें से बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो लूका के साथ डायरेक्टली मिलती हैं। नाउ द क्वेश्चन कम्स कि लूका का जीनोम कहाँ से आया। तो लूका का जीनोम साइंटिस्ट ने अलग अलग टाइप के एक्सपेरिमेंट्स करके, अलग अलग टाइप की थ्योरीज लगा करके उन्होंने लूका का एक जीनोम रेडी किया है। उसी पर्टिकुलर जीनोम से हम यहाँ पर कंपेयर करते हैं मॉडर्न जीनोम्स के, तो हमें मालूम चलता है कि लूका के साथ हम काफ़ी ज़्यादा सिमिलर है, काफ़ी ज़्यादा सिमिलैरिटी हम शेयर करते हैं। तो ये क्या शो करता है, अगर हम एग्जैक्टली शेयर है लूका के साथ, तो ये शो करता है कि हमारे एंसेस्टर्स कहीं ना कहीं कॉमन रहे होंगे। जैसा मैंने आपको पहले बताया, हमारे पास कोई डायरेक्ट फॉसिल एविडेंस नहीं है लूका का, हमारे पास कोई प्रूफ नहीं है कि लूका एग्जैक्टली कैसा दिखता है, इसलिए इसको स्टडी करना बहुत ही चैलेंजिंग है। बट स्टिल हमारे जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने इसका जो जीनोम बनाया है दैट इज एक्चुअली हेल्पिंग अस अ लॉट टू अंडरस्टैंड एज टू व्हाट काइंड ऑफ लाइफ फॉर्म्स जिससे स्टार्ट हुई होगी अर्थ का जो लाइफ फॉर्म है वो कैसे स्टार्ट हुआ होगा, उसके ऊपर हमने कुछ ना कुछ टेस्टिंग वगैरह की है। उम्मीद करता हूँ ये चीज़ आपको प्रॉपर्ली समझ आ गई। मूविंग अहेड, लेट्स टॉक अबाउट एडिटोरियल। एडिटोरियल में एनटीए के फेलियर के बारे में बात करता है। एनटीए क्या है, एनटीए इज नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। नाउ आप जानते हैं पिछले कुछ महीनों में जो पेपर लीक्स हैं, इट हैज़ एक्चुअली रॉक्ड दिस पर्टिकुलर कंट्री। मल्टीपल पेपर लीक्स हुए हैं यहाँ पर, राइट। उसके कारण जो एनटीए है, जो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी है, उसके ऊपर बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं। अगर आप बात करें एनटीए की, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने नेशनल टेस्टिंग एजेंसी को 2017 के अंदर बनाया था। एम क्या था, एम था बहुत सारे डिफरेंट टाइप के प्रोफेशनल कोर्सेज का एंट्रेंस एग्जामिनेशन करवाना, जैसे कि नीट हो गया, नीट यूजी हो गया, नीट पीजी हो गया, राइट, सीयूटी जो टीचर्स का एग्जाम होता है, ये सब ना। उस टाइम क्या डिसाइड किया गया था, डिसाइड ये किया गया था कि एनटीए जो है वो एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस करवाएगा इलेक्ट्रॉनिक मोड में, मतलब कि कंप्यूटर टेस्ट करवाएगा, सीईआरटी वाला टेस्ट करवाएगा। इससे क्या होता है, इससे पेपर लीक होने के चांसेस बहुत ज़्यादा रिड्यूस हो जाते हैं। लेकिन इसका इतना कुछ सेटअप करने के बावजूद एनटीए जो है वो अच्छी तरीके से ऑपरेट नहीं कर पा रहा है। इसका ज़्यादातर जो काम है वो आउटसोर्स किया गया है, मतलब एनटीए किसी और को हायर करता है वो काम करने के लिए, एनटीए खुद वो काम नहीं कर पाता है। इसके पास प्रॉपर मैन पावर नहीं है, इसके पास फाइनेंसेस नहीं है, इसके पास पावर्स नहीं है, राइट। सो ओवरऑल ये बहुत अच्छे तरीके से काम कर नहीं पा रहा है। अगर हम चैलेंजेस की बात करें, किस किस टाइप के चैलेंजेस राइट नाउ एनटीए फेस कर रहा है, तो देखो, हमने इनिशियली क्या सोचा था, एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन करवाएंगे इलेक्ट्रॉनिक मोड में। बट अगर पीछे मुड़ करके एग्जाम्स को देखो तो एनटीए मेजॉरिटी ऑफ द एग्जामिनेशन जो है वो पेन पेपर मोड में करवाता है। उसके कारण क्या है, चीटिंग के चांसेस बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाते हैं, क्वेश्चन पेपर लीक के चांसेस बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाते हैं। देन नीट के यूजी के एग्जाम में आपने देखा होगा, यहाँ पर आर्बिट्रेरली बहुत लोगों को मार्क्स अवॉर्ड किए गए थे, मतलब ग्रेस मार्क्स दिए गए थे, राइट। सो ये सब चीज़ें जो है एक्चुअली लैक ऑफ ट्रस्ट का फंडा लेकर आती हैं एनटीए की एबिलिटी पे टू कंडक्ट फेयर एग्जामिनेशन। क्या एनटीए सच में फेयर एग्जामिनेशन करवा सकता है या नहीं करवा सकता है, ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांगली उठना शुरू हो जाता है। तो सॉल्यूशन क्या है, उसी एडिटोरियल के अंदर एक सॉल्यूशन दिया हुआ है कि अभी राइट नाउ हमें चीटिंग को रोकने की ज़रूरत है, लीक को रोकने की ज़रूरत है, और उसके लिए हमें अपने एग्जामिनेशन मेथड को डिसेंट्रलाइज करना होगा। इसमें क्या होगा, जितने भी हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस हैं, कोई भी कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ जो हैं, उनको अपना खुद का एंट्रेंस एग्जामिनेशन आप उनको करवाने दीजिए। इससे क्या होगा, एक इंटेग्रिटी बनी रहेगी, माल प्रैक्टिस वगैरह जितने भी ये बंद हो जाएंगे। ऐसा क्यों, बिकॉज देखो, जितनी यूनिवर्सिटीज़ हैं वो ये नहीं चाहेंगे कि कोई गलत पर्सन जो है, गलत स्टूडेंट जो है वो उनके कॉलेज के अंदर आ जाए। वो तो यही चाहेंगे कि अच्छे से अच्छा स्टूडेंट उनके कॉलेज के अंदर आए। सो दे विल ट्राई देयर बेस्ट कि जो एग्जामिनेशन प्रोसेस है वो इम्पार्शियल हो और वो इतने अच्छे तरीके से कंडक्ट किया जाए कि जो बेस्ट ऑफ द माइंड्स है वो उनके कॉलेज में आए। अब देखो, एक पॉइंट यहाँ पर ये मैंशन है कि जो हमारा करंट फोकस है वो है कोचिंग इंडस्ट्रीज़ के ऊपर, कि अगर कोई भी नेशनल एग्जामिनेशन है उसके लिए हमें कोचिंग इंडस्ट्री में जाना होता है, हमें कोचिंग जाकर कोचिंग करनी होती है। उसी कारण जो स्कूल एजुकेशन की क्वालिटी है वो लगातार रिड्यूस होती जा रही है। जो स्टूडेंट्स हैं, दे आर नॉट फोकसिंग ऑन देयर स्कूल एजुकेशन, रादर दे आर ट्राइंग टू फोकस ऑन द कोचिंग इंडस्ट्रीज, राइट। इसके कारण ये सारा का सारा एजुकेशन जो है वो एक कमर्शलाइज्ड नेचर का बनकर रह गया है, एंड इट इज़ नॉट ऑफ क्वालिटेटिव नेचर। सो उम्मीद करता हूँ ये चीज़ आपको प्रॉपर्ली समझ आ गई। एक और एडिटोरियल था यहाँ पर जो कि राइट टू प्ले के बारे में बात करता है। इट टॉक्स अबाउट कैसे जो बच्चे होते हैं, चिल्ड्रंस होते हैं, उनके पास एक राइट टू प्ले होता है, मतलब अपने आप को टाइम देना, खेलना, राइट, कूदना। इससे क्या होता है, फिजिकल मेंटल वेलबींग को स्ट्रॉन्ग करना, ये सब उनके राइट्स के अंदर आता है, ये सब उनके राइट टू लाइफ के अंदर आता है।
यहाँ तक कि जो यूएन कन्वेंशन ऑन राइट ऑफ द चाइल्ड है वो भी अपने आर्टिकल 31 के अंदर ये बोलता है कि जो छोटे बच्चे होते हैं उनके लिए प्लेइंग बहुत इंपॉर्टेंट होता है, खेलना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इससे उनकी ओवरऑल जो वेलबींग है, डेवलपमेंट है, उन सब में यहाँ पर कहीं ना कहीं ग्रोथ देखा जाता है। बट रिसेंट केसेस में ऐसा देखा गया है कि जो क्लाइमेट चेंज है उसके कारण जो बच्चों का टाइम है खेलने का, ये सब काफ़ी ज़्यादा रिड्यूस हो गया है। ऐसा क्यों? क्योंकि एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स हो गए हैं, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा राइज हो रहा है, ये सब मेन प्रॉब्लम्स है, राइट। उसके कारण ऑब्वियसली बच्चे घर से बाहर नहीं निकल पाते हैं। अगर आप साउथ एशिया का देखें तो साउथ एशिया में हाईएस्ट परसेंटेज है ऐसे बच्चों का जो कि हाई टेम्परेचर के कारण खेल कूद नहीं पा रहे हैं, जिसके कारण मेंटल और फिजिकल एबिलिटीज जो है वो बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से ग्रो नहीं कर पा रही है। अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया में हीट वेव्स के कारण बहुत सारे स्कूल बंद हो गए हैं, आउटडोर एक्टिविटीज़ कहीं ना कहीं रिस्ट्रिक्ट हो गई हैं, जिसके कारण क्या हो रहा है, चिल्ड्रंस का जो फिजिकल और मेंटल हेल्थ है दोनों पे ही डायरेक्टली इनडायरेक्टली काफ़ी ज़्यादा इंपैक्ट पड़ रहा है। इसके अलावा अगर आप अर्बनाइजेशन की बात करें, एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन की बात करें, इन सब के कारण क्या है, एक सेफ प्ले स्पेस नहीं है, प्ले ग्राउंड्स वगैरह आप नहीं देखेंगे। अर्बनाइजेशन इतना स्ट्रांग हो गया है कि जो लिविंग स्पेस है वो इतना ज़्यादा इंक्रीज हो गया है कि आप देखेंगे कि बहुत सारी कॉलोनीज़ में पार्क्स नहीं होते हैं जहाँ पर बच्चे खेल सकें, राइट। इसके कारण जो ओवरऑल प्रॉब्लम्स है बच्चों का, जो फिजिकल एंड मेंटल वेलबींग का है, वो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हो रहा है। अगर आप देखें तो जो लो इनकम जो कम्युनिटीज़ हैं, जो पुअर कम्युनिटीज़ हैं, वहाँ पर ये प्रॉब्लम और ज़्यादा देखी जाती है। इसके अलावा ओवर क्राउडेड नेचर, फिर जो पुअरली मेंटेन्ड होम्स हैं वहाँ पर आप देखोगे कि इंडोर प्ले भी है वो भी यहाँ पर प्रॉपर्ली नहीं हो पाता है। ज़रूरत क्या है? ज़रूरत है लिमिटेड सेफ प्ले स्पेसेस की। भले ही बहुत ज़्यादा अर्बनाइजेशन हो रहा है बट स्टिल वी कैन मेक आउट सम स्पेस, राइट। प्लेग्राउंड्स यहाँ पर बनने चाहिए, छोटे छोटे ऐसे प्ले स्पेसेस बनने चाहिए जहाँ पर राइट टू प्ले को प्रॉपर्ली एक्सरसाइज किया जा सके। बिकॉज ओवरऑल चाइल्ड की एक जो चिल्ड्रन है उसकी फिजिकल और कॉग्निटिव डेवलपमेंट इस बात पे फोकस करती है कितने अच्छे तरीके उसको अपने बचपन में प्लेइंग का कंडीशन मिलता है, राइट। और इसके कारण ओवरऑल ऑब्वियसली लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक इम्पैक्ट पे डायरेक्टली इम्पैक्ट करता है। एंडिंग में आप ये बोल सकते हैं कि जो बच्चे होते हैं दे आर पावरफुल चैंपियंस ऑफ चेंज। देखो ये एक अच्छा कीवर्ड है, आप इसको यूज़ कर सकते हैं, आज के न्यूज़पेपर में आया है दैट दे आर पावरफुल चैंपियंस ऑफ चेंज। कैसे? अगर वो बायोडाइवर्सिटी मैपिंग में, एयर पॉल्यूशन में, वाटर क्वालिटी टेस्टिंग में, इन सब में अगर वो हेल्प करेंगे तो ऑटोमेटिकली दे आर अ पावरफुल चैंपियंस ऑफ चेंज। सो उम्मीद करता हूँ आज के जितने भी एडिटोरियल्स थे एंड जितने भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ आइटम्स थे वो सारी चीज़ आपको प्रॉपर्ली समझ आ गई हैं। अगर आपको कोई भी कहीं पर भी डाउट है तो प्लीज़ मेंशन देम इन कमेंट बॉक्सेस, मैं उसको जल्दी जल्दी रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करूँगा। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग, स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट वीडियो।